नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं आपके साथ मनोज मनु। G20 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है ये हिंदुस्तान जानता है। आज एक तरफ मोदी का कद बुलंदियों पर है तो वहीं भारत की शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान दोनों मोर्चों पर सबसे आगे है। एक तरफ स्वागत के लिए देश का दिल और राजधानी दिल्ली सच धज कर गया है तो वहीं वो मंच भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रहा है जहां से एक बार फिर विश्व गुरु वाली हुंकार गूंजेगी। आसियान से लेकर G20 तक हिंदुस्तान का रंग कुछ और निखरेगा। आसियान ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर वाला संदेश दिया है जो अब वसुदेव कुटुंबकम के जय घोष के साथ पूरी दुनिया में पहुंचेगा। तो वहीं पूरी दुनिया में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो ब्रिक्स सम्मेलन हो या फिर आसियान समिट हो या फिर ईस्ट एशिया समिट, हर तरफ भारत की अलग पहचान नजर आ रही है। आसियान सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट चुके हैं, जहां आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका जिक्र किया। वहीं वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वसुदेव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में डिजिटल बदलाव, ट्रेड और आर्थिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए। इस प्रस्ताव के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया को पश्चिमी एशिया, यूरोप से जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की स्थापना का आह्वान किया है। साथ ही आसियान साझेदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने की भी पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल बदलाव और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग के लिए आसियान इंडिया फंड का ऐलान किया। 12 सूत्री प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, टेरर फंडिंग और साइबर दुष्प्रचार से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से। सुनिए। नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत। उधर चीन के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि 2012 में पदभार ग्रहण करने के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सालाना G20 को कभी स्किप नहीं किया।
G20 के अलावा जिनपिंग आसियान और ईस्ट एशिया समिट में भी गायब रहे। आखिर जिनपिंग को परेशानी क्या है कि वो सम्मेलनों में जाने से कतरा रहे हैं? क्या यहां तक कि पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहकर भी वो एक अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए। चर्चा है कि शी जिनपिंग को भारत में साइडलाइन होने का खतरा सता रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को सीमा विवाद पर दो टूक जवाब दिया, उसके बाद से जिनपिंग दिल्ली में अपनी मौजूदगी को लेकर बेहद असहज महसूस कर रहे थे। एक्सपर्ट की माने तो G20 के आयोजन के साथ वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ रही थी प्रतिष्ठा, और शी जिनपिंग के गले ये प्रतिष्ठा उतर नहीं रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जिनपिंग इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सामना करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि भारत के अलावा अमेरिका के साथ भी चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए जिनपिंग ने उन सभी वैश्विक मंचों से किनारा करने का फैसला ले लिया है जहां पर मोदी बाइडेन की जोड़ी मौजूद होगी, क्योंकि संकेत तो कुछ इसी तरह से दिखाई देते हैं। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 में शिरकत नहीं करने पर, शामिल नहीं होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, गौर से सुनिए। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. So you've had some occasions where you've had a president or two, sometimes three, who have not themselves come. But I do think my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। G20 अगर भारत में हो रहा है, G20 अगर भारत में उपस्थिति दे रहा है, तमाम देश यहां पर पहुंचे हैं, तो तकलीफ क्या है शी जिनपिंग को? क्यों वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं चाहते और क्यों वो कतरा रहे हैं? क्या उन्हें खतरा है भारत से? क्या उन्हें खतरा है मोदी और बाइडेन की जोड़ी से? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिवार, जो कि वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद सिंह हैं तेजावत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, उनसे भी हम सबसे पहले कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बख्शी साहब के पास चलते हैं। बख्शी साहब, भारत की सरजमी पर G20 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश के कई राष्ट्राध्यक्षों ने उपस्थिति दर्ज कर दी, लेकिन चीन कतरा रहा है। इसे हम कैसे समझें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चीन कतरा रहा है। चीन कतरा नहीं रहा, चीन एकदम झेप रहा है। वो इसलिए क्योंकि चीन को ये अभी तक इतना उसको आभास नहीं हुआ था, अभी तक उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वो दिन आएगा जहां पे उसकी आवाज को लोग नजरअंदाज ही नहीं करेंगे, बल्कि उसको एक क्रिटिकल नजर से देखना शुरू करेंगे। और क्यों ना हो, वो इसलिए कि अगर आप पिछले कुछ महीनों की या पिछले एक साल का अपने ही प्रोग्राम्स को अगर देखें, तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि साउथ चाइना सी में किस तरीके से चीन अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है और उसको मुंह की खानी पड़ रही है। चाहे उसने -9 से -10 लाइन पे को लेकर लोगों के EEZ पे कब्जा करना, लोगों कंट्रीज के आइलैंड्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने शुरू कर दिए हैं, ट्रेड रूट, फिशिंग जोन्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। पर चीन को अब पता चल गया, क्योंकि सब कंट्रीज इकट्ठे होकर हालत को देख रहे हैं। और चीन को वो भी दिन याद है कि लेट शिंजो आबे ने स्वर्गवास होने से पहले जो स्टेटमेंट बनाई थी कि अब एशिया पैसिफिक
जो एरिया है वो स्ट्रेटेजिक एरिया बनेगा जिसमें मोस्ट ऑफ द आसियान कंट्रीज आती हैं, और वो स्ट्रेटेजिक एरिया अपने इंटरेस्ट को देखेगा और भारत उसका नेतृत्व करेगा। इसने ये अमेरिका को बोला और अमेरिका ने सहानुभूति दी, इसीलिए सबकी नजर इंडिया पे है। अब इस स्थिति के अंदर आप खुद ही सोचिए, आप उसकी जगह हो या मैं हूं, अब मेरे को ऐसी जगह जाने में जहां सबकी नजरें मेरे पे हैं और सब मेरे को क्रिटिकल नजर से देख रहे हैं, मेरा महान प्रतिद्वंदी मेरे बगल में खड़ा है, मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहा है, तो कैसी क्या हालत रहेगी उसकी, वो किस मुंह से बोलेगा, क्या कहेगा। और उसको ये भी पता चल गया है कि अब उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटीरिएट हो रही है। लोगों ने अपना अब जो उसके साथ में लगाव था कम करना शुरू कर दिया, हालांकि अभी भी बहुत है। अमेरिका, इंडिया, सब चीन के साथ में ट्रेड अभी भी चल रहा है, पर धीरे धीरे जिस तरीके से चीन का जो नेगेटिव ग्रोथ में नेगेटिविटी आ रही है, उसको देखकर चीन को पता चल गया है कि अगले 5 साल में उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। यही नहीं, चीन को यह भी पता चल गया है कि अमेरिका क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है कि चीन को दबाए, और चीन को दबाने के लिए जो कंट्रीज के पास में पूर्ति करनी है आर्मामेंट की, वो करे। फ्रांस भी यही कर रहा है, और सबसे ज्यादा उनको पता है कि इंडिया का जो लीडरशिप है इस समय इतनी स्ट्रांग है कि अमेरिका भी फीका पड़ रहा है हमारे आगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की मोदी जी की लीडरशिप को लेकर, इसके तहत अब आर्मामेंट हमको सप्लाई इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लीडरशिप टेबल ठोक कर ले सके और चीन का सामना की बात करें। अब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इस समय उस दर्जे पर नहीं पहुंची जहां पहुंच जानी चाहिए थी आज से 40 साल पहले, पर देर आए दुरुस्त आए। हमने अब एक प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी है, 6-7 साल की और देर है लगेगी। ये बड़ा संकेत है, इसीलिए ये बड़ा संकेत है, देर आए दुरुस्त आए। जेकेएस परियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परियार साहब के पास मैं चलूंगा। परियार साहब, दो बड़े देश जिसमें एक चीन है और दूसरा रूस है, दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो G20 की बैठक में नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसे माने, क्योंकि इस बैठक में सामाजिक क्षेत्रों पर बात होती है, शांति कैसे बनी रहे इस पर बात होती है, मानवता पे बात होती है, दोनों देशों के बीच या तमाम देशों के बीच जो व्यापार होते हैं उस पर तो बात होती है, लेकिन ये और भी प्रमुख मुद्दे हैं और दोनों देश कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों लेकर खड़े हुए। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस तमाम आलोचनाओं का शिकार है। इसके साथ साथ चीन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या फिर सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों का बचाव करता है, तमाम सारी समझाइश देने और सुनने के बाद भी वो जिस तरीके से भारत पर सीमा विवाद में अपनी दादागिरी आंखें दिखा रहा है, वो मानता है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा तो उसे सुनना पड़ेगा, आलोचनाओं को झेलना पड़ेगा। शायद ये कारण कतराने का। देखिए, आपने काफी हद तक साफ कर दिया है। जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन का सवाल है, हम सब समझते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वार में उनकी जो भूमिका रही है और जिस तरह से उसमें वो बुरी तरह से फंसे हुए, और साथ में उनके देश के अंदर भी उनके खिलाफ का माहौल बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे उसमें उनका यहाँ आकर और तमाम विश्व के 20 बड़े देशों के जो कि इकोनॉमी पावर है, सुपर पावर है, उनके साथ में होना उनके लिए भी ठीक नहीं है और रूस के हितों में भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। वो बाली में भी नहीं थे, और इसी उसमें जो डायलॉग्स के बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलते हैं उसमें पूरी कोशिश थी वेस्टर्न ब्लॉक की कि पुतिन की और रूस की भारी निंदा की जाए, और उस वक्त उनको बेल आउट भारत ने और चाइना ने किया। तो ये एक बहुत टेंडर इशूज और डायरेक्ट फाइट है। तो उनका आने के बारे में, ना आने के बारे में हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है कि वो नहीं आए। रहा सवाल टीपिंग का, तो पिछले कुछ महीनों में टीपिंग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। भारत के मोर्चे पे भी फंसे हुए हैं, ताइवान के मोर्चे पे भी फंसे हुए हैं, और बाकी भी जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ भी उनके रिलेशंस वियतनाम इत्यादि से बिगड़ते जा रहे हैं। तो उनकी हालत इस वक्त में काफी बिगड़ रही है। ऊपर से जो है कोविड ने जो उनका रोल उन्होंने प्ले किया, सारी दुनिया जानती है कि कोविड में ये इन्हीं का प्लांटेड था, और उसका जो नुकसान वर्ल्ड इकोनॉमी को हुआ उससे ज्यादा अब चाइना को अब हो रहा है, क्योंकि चाइना से सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और सब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं, और भारत और वियतनाम जो है वो एक बहुत बड़े मेजर प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। चाइना भी समझ रहा है कि उसकी इकोनॉमी जो जिस तरह से डूब रही है, अगले 5 साल में उसकी क्या हालत होगी जब सारे मल्टीनेशनल फर्म्स उनके वहाँ से विड्रॉ हो जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट होता है, तो उनकी जो मिलिट्री पावर है वो भी धीमी पड़ती है। भारत के साथ में मोर्चा खोला
उसमें जिस तरह से अमेरिका, भारत और दूसरे देश क्वाड में और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी जो डिसिसिव बोल्ड एक्शन अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद में शिपिंग के लिए काफी मुश्किल है। तीसरा, उनका मुझे लग रहा है कि उनकी आंतरिक संकट भी उनके ऊपर काफी आ रहे हैं। वो आजीवन राष्ट्रपति तो बन गए, पर अब लगता नहीं है वो ज्यादा समय तक रह पाएंगे, क्योंकि चाइना में भी अनरेस्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बीच में है और इकोनॉमी डाउन हो रही है, एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है, पार्टी में काफी चल रहा है, उठापटक हो रही है। इस तमाम हालतों में शिपिंग बुरी तरह से घिर चुके हैं और भारत की जो हमारी नीति रही है कि आराम से धीरे धीरे जो है उनको इस हालत में लाके छोड़ दिया जाए कि वो अपने आप ही खुद ही जो है वो डूब जाए। वो पाकिस्तान के साथ भी भारत कर रहा है और चीन के साथ भी कर रहा है। मुझे लगता है कि चीन का जो एक सपना था कि वो वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा इकोनॉमी में और स्पेस में और मिलिट्री से रिलेटेड इश्यूज में, वो अमेरिका और भारत जैसे देश मिलके उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और वो एक तरह से जो कहते हैं कि पूरी तरह से जकड़ गया है चक्रव्यूह से, उसका बाहर आना जी। नितांत असंभव है और यही वजह है कि शिपिंग यहाँ नहीं आ रही। जी, अरविंद सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। अरविंद सिंह, इस वक्त अगर चाइना को देखा जाए तो वो अपने अंदरूनी यानी कि अपने देश के अंदर जो स्थिति है, जो हालात हैं, उनमें उलझा हुआ है। वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तमाम इकोनॉमिक संकट वहाँ पर खड़ा हो गया, आर्थिक संकट वहाँ पर खड़ा हो गया है। उनकी जो एक नीति है, वो नीति कहीं ना कहीं हिलती डुलती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बहुत मजबूती से अपने कदम रख चुका है। कूटनीति में उसकी अगर कूटनीति को देखा जाए तो उसने एक उपस्थिति दर्ज की है और जिस तरीके से सुरक्षा परिषद के लिए भारत ने अपना दावा ठोका है, कहीं ना कहीं एक कदम पीछे चीन इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मन्नू साहब कि अगर सही मायने में देखा जाए, क्योंकि जितने भी ये जो पुराने साम्यवादी देश हैं वहां पे एक लोह पर्दे वाली नीति को फॉलो किया जाता है, जिसको हम आयरन कर्टन बोलते हैं। तो अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मीडिया में नहीं आ पाता है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें जान नहीं पाते हैं। किंतु यह सच है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी असंतोष पनप रहा है और जो पिछली बार शी जिनपिंग साहब ने बड़ी मुश्किल से उस असंतोष को बाहर धरातल पर नहीं आने दिया और यह लोगों को बताया कि वह उन सारी समस्याओं से पार पा गए हैं। किंतु आपका बिल्कुल मनु साहब कहना एकदम ठीक है कि अंधे घरेलू स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं, नीतिगत निर्णय भी बहुत गलत हुए हैं और इधर भारत की जितनी भी नीतियां हैं एक के बाद एक एकदम बिल्कुल सही चल रही है। खासकर भारत ने जो वर्षों पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी वह आज फलीभूत होती हुई नजर आ रही है जी। अभी मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले ही जो संबोधन दिया उससे उसके संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं और हम जो आसियान देशों के साथ एक खास तरीके का जो समझौते कर रहे हैं और एक साझा तौर पे हम विकास कर रहे हैं, इससे चीन के लिए बहुत ही असहजता वाली स्थिति पैदा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अर्थशास्त्री जो इस बीच में खास बात कह रहे हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में जो चीन की जो जीडीपी है और उसका जो खासकर जो उसकी ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट भारत की तुलना में कम होने की पूरी आशंका है। चीन में इन्वेस्टमेंट जाने का केवल एक कारण था कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत था, पर इन दिनों में पिछले कुछ वर्षों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें इत्यादि बहुत तेजी से बढ़ी है और ऐसे में जितने भी जो यूरो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उनके भारत आने की पूरी संभावना है। तो भारत एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में अगर कोई सबसे मजबूत कोई संगठन है या कोई ग्रुप है तो वो G20 ही है और ऐसे उसमें भारत जिस प्रकार की नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है उससे भी यह समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भारत वह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या रोल निभाने वाला है। तो बहुत ही सब कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं और यही असहजता आप देखिए हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स में, हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में, हर एक में एक खास तरीके का एग्रेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे पैनलिस्ट जो हैं बख्शी साहब और परियार साहब की बातों में भी एग्रेशन देखने को मिल रहा है और यह सारा एग्रेशन पूरी कंट्री में है। सरकार ने एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया है कि आज का भारतीय वो पुराना वाला शांत बैठने वाला भारतीय नहीं है, वह एग्रेसिव है और वह विश्व में अपनी भूमिका
अदा करने के लिए आतुर वाकई हो रहा है। विश्व में अपनी भूमिका अदा करने के लिए वो तत्पर खड़ा हुआ है और पूरा विश्व उसे देख भी रहा है। बख्शी साहब, चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो बाइडेन ने भी कहा था कि भारत में जो G20 चल रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं वहां पर शी जिनपिंग को देखूं, लेकिन जिनपिंग नहीं है। कहीं ना कहीं संकेत इस तरीके से मिल रहे हैं कि भारत अमेरिका के नजदीक जा रहा है और रूस चीन के नजदीक आ रहा है। और यह संकेत, क्योंकि भारत की इससे पहले यह उपस्थिति नहीं थी, भारत तटस्थ था और दोनों के बीच बराबर संबंध लेकर चलता था, लेकिन अब रूस की नजदीकी चीन के साथ और भारत की नजदीकी अमेरिका के साथ, बतौर डिफेंस, बतौर रक्षा, इसे कैसे देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच मनु जी। जी, ये जो आपने बात करी है, ये वाकई में ये जिसको कि एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। पर मैं आपको इस बात के ऊपर एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारत की जो नीति है, जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी की जब बात कर रहे थे, वो मनु जी ने बिल्कुल, सॉरी, अरविंद जी ने एब्सोल्युटली 100% बात की है कि जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब जो ट्रेडिशनल थी, उस ट्रेडिशन को हमको रिवाइव करना, ये हिस्टोरिकल पॉलिसी है। राजा चोला, अशोका, इन्होंने किस तरीके से अपना प्रभुत्व फैलाया हुआ था पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट में, जहां पे सारे आसियान कंट्रीज हैं, वहां पे तो हमने बड़े बड़े शहर बसाए हुए हैं। साउथ कोरिया के अभी तो पार्टी आई हुई है इंडिया में, जो यहाँ वहां राम मंदिर बनाना चाहते हैं। हमने अपना प्रचार किया धर्म का, विदाउट यूजिंग द मिलिट्री, विदाउट यूजिंग सोर्ड, विदाउट कन्वर्टिंग। तो ये जो चीज है, ये भारत की जो बड़ी ताकत वाली चीज है, इसको अब दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। और इसी मद्देनजर रखते हुए मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर भी आता हूं कि हमारी रशिया के साथ में बहुत लेन देन थी, और पहले हमारी अमेरिका के साथ में देखिए इतना ज्यादा क्लोजनेस नहीं थी। पर जहां मैं आपको करेक्ट करा दूं, 47 के अंदर 1947 अमेरिका ने हमें प्रपोजल दिया था कि मैं आपकी पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, HAL जहां पे है, ये वालचंद ग्रुप की जो कंपनियां थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारे जहाज बनाए थे, मैं उसको डेवलप करके आपको दूंगा, मुझे वहां पे ऑटोनॉमी चाहिए। वो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी। सन 62 के बाद अमेरिका फिर हमारे क्लोज आना चाहता था और उसने हमें सारे आर्म सप्लाई किए, क्योंकि हमने उसको देर में इनवाइट किया था, इसीलिए वो हमारी मदद नहीं कर सका अगेंस्ट चाइना। पर उस समय हम रशिया की तरफ गए और अमेरिका उस समय पाकिस्तान की तरफ चला गया। फिर अमेरिका ने हमारे को, देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता जी। यहाँ पे चाणक्य नीति चलती है, और बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। मैं पूरी बात खत्म कर लूं। जी, चाणक्य नीति हम इसको इग्नोर करते आते हैं, बाकी फॉलो करते हैं। तो अब जो है इंडिया ने, जो अमेरिका ने देखा कि अब उसका इतना इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है और उसका वो अफगानिस्तान से चला गया है। अफगानिस्तान उसका एरिया था जहां पे वो उसका अटेंशन था, पर अब वो चाइना को, जिसको अपना प्रतिद्वंदी समझता है, उसको यहाँ पे बढ़ने नहीं देना चाहता। और इसलिए वो हिंदुस्तान भारत के साथ है। परियार साहब, संक्षेप में आपसे यही सवाल, इसका जवाब। अब बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई पक्के दुश्मनी नहीं होती है। अमेरिका की पॉलिसी 2012 से बदलना शुरू हुई और प्रो इंडिया हुई है, और मैं समझता हूं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर में अब आज के ज़माने में कोई तटस्थ और इस तरह का कोई बचा नहीं है, और रशिया चाइना ब्लॉक जो है वो डेफिनेटली डेवलप हो रहा है, और इस ब्लॉक के अगेंस्ट में इंडिया, भारत और अमेरिका और दूसरे मित्र देशों का जो रहेगा वो इसको काउंटर करेगा। अल्टीमेटली 2033 के बाद में आने वाली जितने भी दशक है वो भारत के हैं, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो विश्व स्तर पे हो, चाहे वो स्पेस में हो, हम हर हालत में आगे बढ़ेंगे। और उसमें जो है लगता है कि अगले 30 साल तक भारत और अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक की पार्टनरशिप जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ बने रहे। कुल मिलाकर संकेत साफ हैं कि भारत अपनी उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे दे रहा है, और ये उपस्थिति चीन को क्यों नहीं बच पा रही है। शुक्रिया सभी का। आगे बढ़ते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी
और बाकी ग्लोबल लीडर के साथ उनकी बैठक होगी। जो बाइडेन आईटीसी मौर्या होटल में रुकेंगे। नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच G20 के एजेंडे, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम वो प्रस्ताव होंगे जिन पर बातचीत होगी। लेकिन अमेरिका और राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अमृतसर के कलाकार जगजोत सिंह ने जो बाइडेन, जी हां, जो बाइडेन के लिए एक बड़ी तस्वीर बनाई है। दरअसल ये कलाकार मोदी का अमेरिका में स्वागत देखकर गदगद हुआ था, जिसके बाद उसने बाइडेन की तस्वीर बनाने के फैसला किया। कलाकार जगजोत सिंह इससे पहले वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी बना चुके हैं। उनकी तरफ से प्रशंसा पत्र भी भेजा गया था। इसके अलावा उन्हें भारत के 3 राष्ट्रपतियों की तरफ से प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। इनमें वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल से भी उन्हें प्रशंसा पत्र मिल चुका है। वो अभी तक हजारों पेंटिंग्स बना चुके हैं। इस बीच उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन करवाया जा रहा है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और उसी को लेकर खास तौर पर दिल्ली में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं इस G20 सम्मेलन में जहां अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर खास तौर पर अमृतसर के एक आर्टिस्ट हैं डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल, जो पेंटिंग करते हैं। उनकी तरफ से खास तौर पर जो बाइडेन की तस्वीर बनाई गई है और ख़ास तौर पर उन्हें वेलकम किया गया है G20 को लेकर। तो मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये तस्वीर है, जो बाइडेन की तस्वीर बनाई गई है डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल की तरफ से। तो ख़ास तौर पर G20 में पहुंच रहे हैं, बड़ा सम्मेलन करवाया जा रहा है और उसमें ख़ास तौर पर जो बाइडेन पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर ख़ास तौर पर ये तस्वीर बनाई गई है उनकी तरफ से। तो उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं, कितना टाइम लगा, और उनसे हम बातचीत भी करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जो बाइडेन की तस्वीर ही क्यों चुनी आपने? सर, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं इंडिया को, जिन्होंने जो G20 के होस्ट बने और सारे मतलब देश के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया आ रहे हैं दिल्ली में कल। और जॉय बाइडेन की पेंटिंग मैंने इसलिए चुनी कि जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाते थे तो उनका बहुत ज़ोर शोर से उनका स्वागत करते थे। तो मैंने तभी सोच लिया था, क्योंकि मैंने US के प्रेसिडेंट ऑलरेडी पहले भी बनाए थे। बराक ओबामा जब इंडिया विजिट पर आए थे, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट पर आए थे। तो मैंने सोचा था कि जब जॉय बाइडेन इंडिया विजिट पर आएंगे तो मैं उनकी एक ज़रूर तस्वीर बनाऊंगा। तो अब मुझे मौका मिला G20 जो सम्मेलन होने जा रहा है भारत में, और इनका 4 दिन का ट्रिप है। वे 7:30 से लेकर 10 डेढ़ तक ये इंडिया आ रहे हैं। कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे और कितने फिट की ये है, कितने दिन रात आपने मेहनत की होगी, कितने दिन लगे और कैसे इस तस्वीर को जड़ा अब फुल फाइनल टच किया? सर, इस पेंटिंग को बनाने में मुझे 10 दिन का समय लगा और इसको पेंटिंग को एक्रेलिक कलर्स के साथ बनाया गया। और इस पेंटिंग का जो साइज़ है 7 फीट बाय 5 फीट है। और टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से अगर मैं इस पेंटिंग को उन तक ना पहुंचा सका तो मैं इस पेंटिंग को कोरियर करूंगा वाइट हाउस में, क्योंकि इससे पहले भी मोदी जी PM की मैं पेंटिंग कोरियर कर चुका हूं और उनका एप्रिसिएशन लेटर मुझे मिला है। और 3 प्रेसिडेंट के प्रशंसा पत्र भी मुझे मिल चुके हैं, जिनमें से मिस प्रतिभा पाटिल, मिस्टर प्रणब मुखर्जी, लेटेस्ट हमारे द्रौपदी मुर्मू, उनकी पेंटिंग मैंने राष्ट्रपति भवन में कोरियर की थी, तो उनका भी मुझे एप्रिसिएशन लेटर आया। आप अब G20 सम्मेलन में जा रहे हैं, ये फ़ोटो लेकर वहाँ पर जाएंगे, और कैसे कोई बातचीत हुई है वहाँ की सिक्योरिटी से या किसी से कि कैसे ये तस्वीर उन तक पहुँचाएंगे? एक्चुअली सर, जो इनका जो प्रोसेस होता है वो ना एक मिनट का जो प्रोसेस है ना, वो उनकी जो एजेंसी जो होती है, जो इंडिया की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है, उन्होंने ना पहले से ऑलरेडी तय किया होता है। तो मैं फिर भी ऑनलाइन जहाँ पर 3-4 दिन है बाइडेन जी, मैं ऑनलाइन एक बार परमिशन लेने की कोशिश करूँगा। अगर तो मुझे परमिशन मिलती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, नहीं तो मैं जो मेरे जैसे मैंने मोदी जी को कोरियर की, मैं वाइट हाउस में इस पेंटिंग को कोरियर करूँगा। तो बिल्कुल ये थे जगजोत सिंह रूबल, जिनकी तरफ से जो बाइडेन की तस्वीर बनाई गई है। जैसे G20 सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में और उसको लेकर खास तौर पर इंडिया की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, और उसी में जो बाइडेन खास तौर पर पहुंचने वाले हैं और उनका वेलकम करने के लिए अमृतसर के इस पंजाबी नौजवान जगजोत सिंह रूबल की तरफ से उनका वेलकम किया गया है। और उन्होंने बोला है कि ये तस्वीर जो बाइडेन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली जाएंगे, अगर उन्हें मिलने की परमिशन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोरियर के जरिए ये अमेरिका में व्हाइट हाउस में भेजेंगे ताकि वहाँ पर यह तस्वीर जो बाइडेन की लगाई जा सके। इंडिया न्यूज़
अमृतसर। उधर G20 को लेकर दिल्ली में अब सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र तैयार है। सुरक्षा का चक्रव्यूह ऐसा है कि इसे भेद पाना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपात हालत बनते हैं तो इसके लिए सेफ हाउसेस हैं जहां फौरन मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित ही नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें फौरन तुरंत सेफ हाउसेस में पहुंचाया जाएगा। ज़मीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी है। मेहमान जहां ठहरेंगे इससे पहले जब वो मूवमेंट करेंगे सबको ध्यान में रखकर सुरक्षा अभेद की गई है। भारत के 1,30,000 जवानों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां भी हर सुरक्षा को देख परख चुकी हैं और वो भी हाथ बटा रही हैं। आपको मालूम है कि 9 से 10 सितंबर यानी कि शनिवार रविवार बेहद करीब है। दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक संगठन G20 में 18 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स और 9 देशों के मेहमान राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में रहेंगे। ये पहला मौका है जब इतने बड़े वर्ल्ड लीडर एक साथ भारत आ रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के जवान 80,000 जवान, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, चेहरा पहचानने वाले कैमरे, यानी कि सुरक्षा बेहद चुस्त है। किसी भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत बारीकी से प्लानिंग की गई है। विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे वहां DCP रैंक के एक अधिकारी कैंप कमांडर के तौर पर मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट, होटल्स, समिट के वेन्यू, भारत मंडपम और वर्ल्ड लीडर के आने जाने के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का भी ख्याल रखा गया है। तो वहीं G20 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम किया गया है और इसी पर हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की खास रिपोर्ट देखिए। 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम सुरक्षा की बात करें या ट्रैफिक की या फिर VVIP मूवमेंट के रूट डाइवर्जन या उनको लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरी एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक होने की कोई भी कवायद नहीं है। इस वक्त हम नई दिल्ली पुलिस स्टेशन है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहां पर ये विक्रांत वकील है जो दिल्ली पुलिस ने G20 के लिए नई दिल्ली में इसको डिप्यूट किया है। ये वो वकील है जो किसी भी तरीके का कोई भी जो यहाँ पर किसी तरीके की अगर कोई भी भगदड़ या कोई हंगामा या किसी तरीके का प्रोटेस्ट होता है उसको निपटने के लिए ये जो विक्रांत है ये पूरी तरीके से तय। इसमें तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रिंकू यादव जो कि इस विक्रांत के बारे में हमें पूरा बताएंगे। रिंकू, G20 के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कई महीनों से G20 को लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेकर एक एक पॉइंट को चेकआउट किया गया है जिससे कि प्रगति मैदान तक किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कई VVIP डेलीगेशंस हैं, कई लोग आ रहे हैं। 9-10 दिल्ली के लिए और खासतौर से देश के लिए आन की बात है, मेजबानी कर रहा है। तो ये विक्रांत जो है, ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से लैस है, ये किस तरह से प्रगति मैदान के पास डिप्यूट किया जाएगा, कैसे वहां पे लगाया जाएगा और क्या क्या इसकी फैसिलिटीज है? ये सर स्पेशली लॉजिस्टिक व्हीकल है जो लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया है स्पेशल। अब से पहले क्या होता था, कोई भी डेमोस्ट्रेशन हो या कोई भी VIP मूवमेंट हो, फंक्शन हो, तो वहाँ पे अगर कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी पैदा होती थी तो स्टाफ तो टाइमली वहाँ मूव हो जाता, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते थे ऑन ग्राउंड जिनकी ज़रूरत होती थी। तो ये लॉजिस्टिक वैन जिसको विक्रांत नाम दिया गया है, ये जिस गाड़ी में जिस विक्रांत में हम मौजूद हैं, ये भारत मंडपम के बिल्कुल क्लोज में इसको डिप्यूट किया जाएगा और इसको वहाँ पे रखा जाएगा। और पूरी तरीके से अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है G20 के दौरान तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने लॉजिस्टिक के साथ तैयार है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये CCTV और टेक्निकली इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से अपडेट है और एक साथ 400 पुलिसकर्मी इस लॉजिस्टिक के जरिए किसी भी भीड़ पर काबू पाने में सक्षम है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु निगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा की 5 लेयर की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक 78 जगहों पर 4000 कैमरे लगाए गए हैं। और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं ये बता रहे हैं अपनी खास रिपोर्ट में मनोहर कीर्ति।
G20 समिट की अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। 5 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम तक 78 जगहों पे 4000 कैमरों से नजर रखा जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस में और यहाँ आप देखिए सीआरपीएफ के जवान सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रहे हैं, इसके सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी उस दौरान ना हो, क्योंकि हाई डेफिनेशन का कैमरा लगाया गया है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे तीसरी नजर से नजर रखी जा रही है। और अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस में। यहाँ आपको अगर दिखाऊं तो सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि ये सड़क जो आईटीओ की ओर जाता है, प्रगति मैदान की ओर जाता है, वहां पर भी हाई डेफिनेशन के कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं और कटआउट्स के जरिए ये भी बताया गया है कि आखिरकार G20 समिट का क्या मायने हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये पूरे जो है 20 राष्ट्राध्यक्षों यानी 20 देशों के झंडे भी यहाँ पर लगाए गए हैं और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। इंडिया न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी और आज आधी रात से लागू होने वाले प्रतिबंधों पर हमारी सहयोगी आरजू सेठ ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो दिल्ली वासियों के लिए देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के स्वागत के लिए दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको एकदम पुख्ता कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है जिसकी रिस्ट्रिक्शन आज रात 12 बजे से लग जाएंगे। आपको बता दें कि G20 के कार्यक्रम नई दिल्ली में होने हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिबंध ज्यादा है। नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके को 6 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए नियंत्रण जोन 1 में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन जो है वो नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे। जो व्हीकल्स हैं जिनमें गुड व्हीकल्स आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, इंटर स्टेट बसेस हैं, लोकल सिटी बसेस हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो पास के इलाके हैं प्रगति मैदान के, जैसे मथुरा रोड है, भैरव रोड है, पुराना किला रोड है, इनसाइड प्रगति मैदान टर्नल, आज रात 7 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे मिल्क, फूड, मेडिकल इमरजेंसी, उनके लिए नो एंट्री प्रोसेस के साथ एंट्री अलाउ की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि टैक्सियों का न्यू दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा। आज रात 12 बजे से टैक्सियां न्यू दिल्ली में अलाउ नहीं होंगी। इसी के साथ ही जो वर्चुअल हेल्प डेस्क है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाई गई है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाई गई है, ताकि जो लोग हैं वो अपने कंफ्यूजन को वहां पे दूर कर सके, उनके ऊपर काम कर सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मेट्रो की सर्विसेज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये एक एडवाइस भी दी गई है पुलिस की तरफ से कि जो लोग हैं दिल्ली के वो ज़्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करें और अगर उनको कहीं भी जाना है, मेनली न्यू दिल्ली के एरियाज़ में। और इसी के साथ ही जो सबसे इफेक्टेड स्टेशन रहने वाला है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि प्रगति मैदान यानी कि जहाँ पे भारत मंडपम, जहाँ पे G20 समिट होना है, सम्मेलन होना है, उसी के नज़दीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है। इसी के साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के लोग, देश के लोग वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो भारत तमाम देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है, यानी कि एक मंच पर एक संकेत देने के लिए भारत वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।